अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, नाइन्थ क्लास मैथमेटिक्स के साथ मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर अब्दुल मन्नान। चैप्टर नंबर 6 ट्रिग्नोमेट्री एंड बेरिंग्स हमने स्टार्ट किया था। इसमें एंगल की बेसिक और उसके यूनिट से लेकर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज तक हमने बड़े अच्छे से डिस्कशन की, सिमुलेशंस देखी, की कंसेप्ट्स देखे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस किए। लास्ट टू एसएलओ हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज और ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस पे थे, लेकिन आज जो हम एसएलओ की तरफ जा रहे हैं वो एसएलओ भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और एंगल से रिलेटेड है। उस एसएलओ पे जाने से पहले मैं चाहता हूं कि हम अपनी डिस्कशन एक सिमुलेशन से स्टार्ट करें। इस सिमुलेशन को देखें, फिर हम एसएलओ को देखेंगे। एक लड़का है जिसका नाम है जॉनसन। जॉनसन एक लाइट हाउस में या एक किले में खड़ा है और बिल्कुल सामने एक सीधी लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन, बिल्कुल सीधी सामने जो लाइन है वो हॉरिजॉन्टल लाइन है। आप जिस भी पोस्ट में बैठे हैं, खड़े हैं, आप अपने सामने बिल्कुल सीधी लाइन खींच लें, दैट इज द हॉरिजॉन्टल लाइन। इसे हम रेफरेंस लाइन भी कह सकते हैं। अब एन मुमकिन है कि ये जो जहाज जा रहा है पीआईए का, जॉनसन का दिल करे कि मैं इस जहाज को देखूं। ये जहाज को थोड़ा सा पीछे कर देते हैं। कैमरा पे जॉनसन ने जब इस जहाज को देखा, उसे रेफरेंस लाइन से ऊपर देखना पड़ा। एक एंगल बन गया, ऊपर देखा, ऊपर को उठाई नजर, तो इससे कह दिया एलिवेट, एंगल ऑफ एलिवेशन। ऐसा एंगल जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर को बने, इसे हम क्या कहेंगे? एंगल ऑफ एलिवेशन। जो आपको ऊपर देख के बनाना पड़े वो एंगल ऑफ एलिवेशन है। ये आपकी रेफरेंस लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, इससे ऊपर गए तो एंगल ऑफ एलिवेशन। लेकिन जरूरी तो नहीं है कि जॉनसन हवा में उड़ने वाले जहाज को देखे, वो पानी में चलने वाले जहाज को भी तो देख सकता है। इसके लिए इसे क्या करना पड़ा? इसके लिए इसे अपनी आई साइट को, यानी कि अपने फोकस को लाइन से नीचे लाना पड़ा। ये रेफरेंस लाइन थी, इसे नीचे देखा तो वो बहरी जहाज जा रहा था। नीचे को हुए, डेप्रिशिएट हुए, कम हुए, नीचे को आए, तो ऐसा एंगल जो हॉरिजॉन्टल लाइन या रेफरेंस लाइन से नीचे को बने, ऐसे एंगल को हम क्या कहेंगे? एंगल ऑफ डिप्रेशन। समझ गए मेरी बात? तो आप देखें, जब आप नीचे देखते हैं, ये इस वक्त मैं नीचे देख रहा हूं, ये एंगल ऑफ एलिवेशन, सॉरी डिप्रेशन है, डेट इज एंगल ऑफ डिप्रेशन। और ये मैं वो एसी को देख रहा हूं, तो डेट इज एंगल ऑफ एलिवेशन। नीचे को देखें डिप्रेशन, ऊपर को देखें तो एलिवेशन। गॉट इट? आज का हमारा एसएलओ इन्हीं दो एंगल्स और इनसे रिलेटेड रियल लाइफ प्रॉब्लम्स पे है। सोल्व रियल लाइफ ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉब्लम्स इन 2 dimensions involving angles of elevation and angle of depression। इसमें 2 dimension का जिक्र इसलिए किया गया है कि हमने प्लेन एंगल को देखना है, दो लाइनों के दरमियान बनने वाला एंगल को देखना है। सिंपल ट्राइंगुलर केसेस बनेंगे हमारे पास। गॉट इट? ठीक है। ये हमारी किताब में नॉलेज 6.8 में अवेलेबल है। ठीक है जी। अब इनकी डेफिनेशंस को एक दफा दोबारा देख लें। एंगल बिटवीन द हॉरिजॉन्टल लाइन एंड द लाइन ऑफ साइट व्हेन लुकिंग अप एट एन ऑब्जेक्ट। हॉरिजॉन्टल लाइन और जो आप ऊपर देख रहे हैं उसमें जो एंगल बन रहा है, उस एंगल्स लाइन ऑफ साइट और ग्राउंड में जो एंगल बन रहा है, दैट इज एलिवेशन।
ये भी एक तस्वीर देखिए जरा। ये नौजवान जो है ये लैंप पोस्ट पे ऊपर बल्ब को देख रहा है, तो इसकी लाइन ऑफ साइट जो है यानी कि देखने की जो लाइन है वो एंगल ऑफ एलिवेशन से ऊपर, सॉरी हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर है। वो क्या बन गया? एंगल ऑफ एलिवेशन। क्लियर है? स्क्रीन प्लीज। साथ मैंने आपको एक ट्राइंगल दिखाई है। इसी चीज को अगर मैं ट्राइंगल में ट्रांसफर कर दूं, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गई, 90 डिग्री का एंगल बन गया। जो मेरी लाइन ऑफ साइट थी वो मेरा हाइपोटेनस बन गया। जो मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन थी वो एडजेसेंट साइड या जिसको हम बेस कहते आ रहे हैं, क्या वो बेस बन गई? और ये जो आल्टीट्यूड है, ये जो परपेंडिकुलर है, सीधी लाइन है, ये मेरा परपेंडिकुलर बन गया। गॉट इट? अब इस हाँ, वेरी गुड। अब इस कंटेक्स्ट में इसे देखें तो आपको एसएलओ दोबारा बड़ा अच्छा समझ आ जाएगा कि सोल्व रियल लाइफ प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो जब भी आप एंगल ऑफ एलिवेशन की बात करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी जो डायमेंशंस हैं वो एक राइट एंगल ट्राइंगल की डायमेंशंस इख्तियार कर लेंगे। गॉट इट बेटा? ये समझ लग गया सबको कि राइट एंगल ट्राइंगल कैसे बनती है? ठीक है। जो आपने ऊपर देखा वो हाइपोटेनस, जो आपकी रेफरेंस लाइन थी वो बेस, और ये जो डिस्टेंस था ये परपेंडिकुलर। गॉट इट? यस यस। आगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। द एंगल ऑफ डिप्रेशन इन ट्रिग्नोमेट्री डिस्क्राइब्स द एंगल बिटवीन द हॉरिजॉन्टल लाइन यानी कि ग्राउंड एंड द लाइन ऑफ साइट when looking down at an object. Got it? ठीक है जी। अब इसमें नीचे को देखो तो डिप्रेशन, ऊपर को देखो तो एलिवेशन। ये देखो तस्वीर, ये दरख्त पे एक कौवा बैठा है, या चलो बाज है, कोई भी प्रीडेटर है। नीचे एक चूहा है, इसकी हॉरिजॉन्टल लेवल बिल्कुल सामने है, इसे नजरें नीची करनी पड़ती हैं, लाइन ऑफ साइट को नीचे लाना पड़ता है, तो जो एंगल बनता है उसे एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। गॉट इट? ठीक है बेटा। अब इसको अगर मैं ट्राइंगल में डालने की कोशिश करूं, ये मेरा हाइपोटेनस, ये मेरी बेस, ये मेरा परपेंडिकुलर, और इधर बन गया 90 डिग्री का एंगल। ये मेरा एंगल ऑफ डिप्रेशन। गॉट इट? ये वही डायग्राम है, ये डिफरेंट पोजीशन पे बनी है। वो प्रीडेटर जो है दरख्त पे चढ़ा हुआ है, इसकी डायग्राम उस पोजीशन में बनी है। गॉट इट बेटा? तो एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन को आइडेंटिफाई करना ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये आप बआसानी जो है वेरीफाई कर सकते हैं। गॉट इट? ठीक है जी। अच्छा, अब ये समझना काम नहीं था, ये तो आपको पता है। राइट एंगल ट्राइंगल का भी हमें बड़ा पता है। मैंने इसलिए उस टाइम पे उस एसएलओ में एक लेक्चर ज्यादा लगाया कि रेशियोज आपको याद होनी चाहिए, रेशियोज को अप्लाई करना याद होना चाहिए, आप आइडेंटिफाई कर सकें क्या गिवन है, क्या फाइंड करना है। गॉट इट? ठीक है। अब मैं एक क्वेश्चन छोटा सा डिस्कस करने लगा हूं आप सबके साथ, फिर मैं वापस सिमुलेशन पे जाऊंगा। इसकी स्टेटमेंट पे नहीं जाना,
स्टेटमेंट तो लिखी हुई है, हमने इसमें से अपना मतलब ढूंढना है। एन एयरप्लेन टेक्स ऑफ 200 yards in front of a 60 feet building। 60 फुट की इमारत है, उस इमारत के सामने जहाज जो है वो रनवे के ऊपर 200 यार्ड्स कवर करता है, 200 यार्ड्स कवर करता है। अच्छा, एट व्हाट एन एंगल ऑफ एलिवेशन, एट व्हाट एन एंगल ऑफ एलिवेशन द एयरप्लेन मस्ट टेक ऑफ। जहाज कैसे उड़ता है, ऐसे जाता जाता ऊपर को उठता है, एलिवेट करता है, तो ये कौन सा एंगल बनेगा, एलिवेशन बनेगा ना, ठीक है। अब अगर सिचुएशन को समझो, अगर जहाज के एलिवेट करने में एंगल नहीं मिलता प्रॉपर, तो एन मुमकिन है वो ऊपर जाता जाता बिल्डिंग को टाप ही ना सके, बिल्डिंग से टकरा जाए। तो इसलिए एक्यूरेट कैलकुलेशन जरूरी है, एक्यूरेट रनवे का फासला भी जरूरी है, और एक्यूरेट स्पीड भी जरूरी है। तो साथ साथ आप उसकी रियल लाइफ एप्लीकेशन देख रहे हो कि अगर उसका एंगल नहीं मानता तो वो बिल्डिंग से टकरा जाएगा। इसी तरह जब वो लैंड करता है तब एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है, वो भी सही ना बने तो लैंड भी सही तरीके से ना करेगा। क्लियर है। अब नीचे जो इंफॉर्मेशन है ना, assume that the airplane flies in a straight line and the angle of elevation remains constant until the airplane flies over the building। क्लियर है। अच्छा जी, मैं भी कैलकुलेटर पे देख रहा था, यार्ड्स टू फीट। ट्राइंगल आपको बनी बनाई है, 60 फीट की इमारत है, 200 यार्ड का फासला है। अभी मैंने कैलकुलेटर पे देखा 1 यार्ड इज इक्वल टू 3 फीट, तो 200 यार्ड्स कितने हो जाएंगे, 3 इंटू 200, 600 फीट। तो 600 फुट के फासले पे जहाज आ रहा है और वहां से वो ऊपर उठना शुरू करता है। आपने ये एंगल फाइंड करना है। 90 डिग्री का एंगल तो ऑटोमेटिकली बन गया, राइट एंगल ट्राइंगल बन गई बेटा, केस भी समझ आ गया सबको। लेबल कर लेते हैं ए बी सी, ठीक है। रनवे डिस्टेंस कितना हो गया, ए बी इज इक्वल टू बेस इज इक्वल टू 600 फीट। रनवे वाला फासला बेटा ये है ना, ये हमारी क्या है, बेस है, ठीक है। हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग है बीसी विच इज आवर परपेंडिकुलर एंड दैट इज 60 फीट। मैंने फाइंड क्या करना है, एंगल ऑफ एलिवेशन विच इज थीटा इन दिस केस, वो मैंने फाइंड करना है। स्क्रीन कैमरा प्लीज, ये बच्चे अपना कैमरा ऑन करें सारे, ये मोहम्मद वगैरह सारे अपना कैमरा ऑन करें, शाबाश, वेरी गुड। कैमरा ऑन करें सारे चारों, मुझे कैमरे के आगे नजर आने चाहिए। अब बेटा मैंने एंगल फाइंड करना है थीटा, मेरे पास बेस है और परपेंडिकुलर है, बिल्डिंग की हाइट है और रनवे का डिस्टेंस है, रनवे का डिस्टेंस और बिल्डिंग की हाइट है, परपेंडिकुलर और बेस है। कौन सी ऐसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है, कौन सी ऐसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है जिसमें परपेंडिकुलर भी होता है और बेस भी होती है, शाबाश जल्दी से बताइए।
साइन कोस, टेंजेंट को सीकेंट, सीकेंट को टेंजेंट, कौन सी रेशो है जिसमें परपेंडिकुलर भी होता है और बेस भी होती है? शाबाश। और रेशो पूछी है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, साइन कोस टेंजेंट वगैरह, कौन सी रेशो है जिसमें परपेंडिकुलर भी होता है और बेस भी होती है? ट्रिग्नोमेट्रिक टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा जो है उसमें परपेंडिकुलर आवर बेस होता है। बिल्डिंग की हाइट परपेंडिकुलर थी 60 और बेस जो है वो रनवे का डिस्टेंस था 600। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1/10। तमाम बच्चे अपना कैलकुलेटर निकाल लें, कैलकुलेटर निकाल लें जी। ये टेंजेंट जो है टेंजेंट इनवर्स बन गया। प्रोसीजर मैंने आपको समझाया था, अब हम इसे डायरेक्ट किया करें। शिफ्ट का बटन दबाइए कैलकुलेटर पे, टेंजेंट का बटन दबाइए, ब्रैकेट में 1/10 लिखें। ठीक है जी, 1/10। तो ये आ गया थीटा इज इक्वल टू 5710 डिग्री। क्लियर है? तमाम बच्चे इसको देखिए, कैलकुलेटर पे शिफ्ट का बटन दबाएं, टेंजेंट का बटन दबाएं, ब्रैकेट में लिखें 1/10। मेक श्योर सबके कैलकुलेटर्स जो है वो डिग्री में सेट हो, रेडियन में सेट होंगे तो जवाब अलग आएगा, डिग्री में सेट होंगे तो जवाब अलग आएगा। आल दो मतलब दोनों का एक ही है। क्या आ रहा है? हाँ जी, ये सही आ रहा है 5.710। 5.710 नहीं 10। अच्छा जी, ये क्वेश्चन है पहले इसको समझ लें फिर सिमुलेशन पे जाना है हमने। An observer at the top of 50-meter tower notes that the angle of depression of a house lying due east is 49 degree and the angle of depression lying due west is 31 degree। बेटा कैलकुलेटर पे डिग्री रेडियन देख लो, हो सकता है मेरा कैलकुलेटर रेडियन पे सेट हो तो आप इसको देख लीजिएगा, इट्स नॉट एन इशू। कहते हैं जी 50 मीटर का एक टावर है, स्क्रीन की तरफ 50 मीटर का एक टावर है, टावर के ईस्ट पे एक घर है, उसको अगर वो देखता है तो एंगल बनता है 49 डिग्री। टावर के वेस्ट पर एक घर है, अगर उसको देखता है तो एंगल बनता है 31 डिग्री। अच्छा, अब एंगल ये यूजुअल पोजीशन में नहीं है ना, आपको तो आदत है कि एंगल इधर होना चाहिए, इधर से हमें ट्राइंगल आसानी से सोल्व कर लेते हैं, लेकिन ये एंगल्स हैं ऊपर, ऐसे ही है। मैंने ये जान के ये क्वेश्चन ऐड किया ताकि आपको ये कंसेप्ट समझा सकूं, ऊपर और नीचे को एंगल, ऊपर हो तो उसको नीचे किस तरह से करना है। क्लियर है? वापिस चलते हैं सिमुलेशन की तरफ। अब मुझे बताओ, ये लड़का जब जहाज को देखेगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, ऐसे ही है। और अगर जहाज पे बैठा कोई इस लड़के को देखेगा तो फिर कौन सा बनना चाहिए एंगल? एंगल ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन। नीचे देखेगा डिप्रेशन होना चाहिए। अच्छा,
मैंने क्लिक किया तो वो आ गया, द एंगल ऑफ डिप्रेशन टू जॉनसन फ्रॉम द प्लेन, के जहाज से जॉनसन की तरफ देखोगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है, 16.5। अब देखो ये एंगल उस लाइन के ऊपर था, ये एंगल उस लाइन के नीचे है, यानी कि ये दोनों सेम नहीं है क्या? विंडो शिफ्ट एस। दोबारा कीजिएगा इरफान साहब। कंसेप्ट देखो बेटा, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। ये लाइन थी, एक एंगल इधर बना, एक एंगल इधर बना, ऐसे ही है। ऐसे ही है बेटा, यही हुआ ना। ये देखो, Yes, sir. एक एंगल ऐसे बना, एक एंगल ऐसे बना। तो याद रखना है, ट्राइंगल्स की ये प्रॉपर्टी है कि एक लाइन पे बनने वाले दो ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। एक लाइन है ना, एक एंगल इधर को बन रहा है, एक एंगल उधर को बन रहा है, ये दोनों हमेशा क्या होंगे, सेम होंगे। यानी कि ऊपर वाले ऑब्जेक्ट के लिए नीचे वाला डिप्रेशन हो जाता है, नीचे वाले के लिए ऊपर वाला एलिवेशन हो जाता है, तो होते तो दोनों सेम है। अगर इस लॉजिक से भी आप देखो तो भी ट्रू है, ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज से देखो तो भी ये ट्रू है। मेरी बात समझ आइए बेटा। तो जब कभी भी ये एंगल ऊपर हो इस तरह से, तो इसको नीचे लिख देना है, नीचे है तो ऊपर लिख देना, घबराना नहीं इसमें, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये 50 मीटर का टावर था, एक घर इधर था, एक घर इधर था। ये वेस्ट वाली साइड पर देखो, ये ईस्ट वाली साइड पर देखो, इधर एंगल कितना बन रहा था, 49 डिग्री। इधर एंगल कितना बन रहा था, 31 डिग्री। अब ये देखो, ये 31 ऐसे था बेटा, ये 31 मैंने इधर लिख दिया। सिंपल, सिंपल है बेटा। Yes, sir. ये पता चल गया 31 नीचे कैसे आया। Sir, एक दो दोबारा बता दो। एक लाइन पे बेटा बनने वाले दो ऑपोजिट एंगल सेम है। नीचे से अगर जॉन जहाज को देख रहा है, तो जहाज पे बैठा भी तो नीचे कोई जॉन को देख रहा है, तो दोनों का एंगल सेम नहीं होगा। एक के लिए नीचे से ऊपर वाले के लिए एलिवेशन है, ऊपर से नीचे वाले के लिए क्या है, डिप्रेशन है। तो दोनों एंगल्स क्या हैं, सेम है। मैंने उसी प्रॉपर्टी को यूज किया है। मैंने कहा ये 31 डिग्री इधर था, आपने घबराना नहीं है, आपने अपनी आसानी के लिए इस 31 को हमेशा कहां पे ले आना है, नीचे। ये 31 इधर था, मैं यहां ले आया। इसी तरह ये 49 उधर था, मैं कहां ले आया, इधर ले आया। सिंपल बेटा, गॉट इट। लेबल कर लें, ए बी सी डी। हमने दोनों घरों के दरमियान फासला फाइंड करना है, दोनों घरों के दरमियान फासला फाइंड करना है, जिसको उसने क्या कहा हुआ है, एक्स। मैं इतने हिस्से को क्या कहने लगा हूं, इतने हिस्से को पी कह देता हूं, इतने हिस्से को बेटा क्या कह देता हूं, क्यू। फाइंड हमने क्या करना है, डिस्टेंस बिटवीन हाउसेस विच इज एक्स। इधर से इधर तक P, फिर इधर से इधर तक Q। तो अगर आप P फाइंड कर लेते हैं, Q फाइंड कर लेते हैं और दोनों को ऐड कर देते हैं, T फाइंड करें
Q फाइंड करें और दोनों को ऐड कर दें तो आपने दोनों घड़ों के दरमियान का फासला फाइंड कर दिया। गॉट इट? अब दोनों ट्राइंगल्स अलग अलग बना के आपने सॉल्व कर लेनी है। आपकी आसानी के लिए मैंने दोनों अलग कर दी, ए बी डी, बी डी सी, वही ट्राइंगल्स जो मैंने इकट्ठी बनाई थी अब मैंने सोल्व करने के लिए आपकी सहूलत के लिए वही ट्राइंगल्स मैंने क्या कर ली बेटा, अलग अलग कर ली। गॉट इट? अब मैंने P फाइंड करना है, इधर से मैंने क्या फाइंड करना है, उधर से P फाइंड करना है, इधर से क्या फाइंड करना है, Q। अब मुझे बताएगा कोई बच्चा मेरे पास क्या क्या है और कौन सी रेशो मुझे लगानी चाहिए? कैमरा प्लीज। क्या क्या है मेरे पास और कौन सी रेशो मुझे लगानी चाहिए? शाबाश। बेस और परपेंडिकुलर है, ठीक है। हाइपोटेन्यूज ओ मुझे चाहिए क्या? P किस जगह पर आ रहा है? बेस बेस। तो परपेंडिकुलर और बेस, व्हाट शुड आई डू? परपेंडिकुलर एंड बेस, व्हाट शुड आई डू? टेंजेंट 31 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर आवर बेस। टेंजेंट 31 डिग्री इज इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाय P। P उधर चला जाएगा, टेंजेंट इधर आ जाएगा, P इज इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाय टेंजेंट 31 डिग्री। तो अपने कैलकुलेटर पे 50 डिवाइडेड बाय P टेंजेंट 31 कर दें। इसी तरह यहां पे ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, टेंजेंट 49 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर आवर बेस। Q उधर चला गया, टेंजेंट 49 इधर आ गया। एंड पर आपने X फाइंड करना है जो कि कैसे निकलेगा, P प्लस Q। ये जो आप निकाले बेटा क्या आया? आवाज नहीं आ रही। के साथ कितना? शिफ्ट को भी दबाना है टेंजेंट के अब क्यों शिफ्ट पे दबाना है? शिफ्ट तब दबाते हैं जब इनवर्स होता है। अब तो सादा टेंजेंट है, अब आपने कैलकुलेटर पे लिखना है 50 डिवाइडेड बाय टेंजेंट 31 डिग्री। 50 डिवाइडेड बाय टेंजेंट 31 डिग्री। 83.213 श्योर? सर यही आ रहा है, कैलकुलेटर के हिसाब से मुझे यही आ रहा है। अच्छा जी, तरीका पता चल गया सबको क्या करना है? यस एंगल ऊपर से नीचे किस तरह लाना है पता चल गया। क्यों लाया मैं 31 को ऊपर से नीचे? गॉट इट? ये क्वेश्चंस आपने करने हैं। इसकी वर्कशीट भी बहुत अच्छी है, क्वेश्चन बैंक भी बहुत अच्छा है। बज़ाहिर देखने में क्वेश्चंस आपको बड़े लगेंगे, लेकिन अगर आप अपने डेटा को इंटरप्रेट करते हुए ट्राइंगल बना लेते हैं और एक दफा आपने ट्राइंगल बना ली तो बड़े से बड़ा सवाल भी आप सोल्व कर सकते हैं। आपका काम है डेटा को इंटरप्रेट करना, ट्राइंगल बनाना, देखना क्या है क्या चाहिए, फिर कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो मुझे ये चीजें पूरी करके दे सकती है, वो रेशो अप्लाई करनी। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन स्टूडेंट्स, दिस इज द टाइम। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन स्टूडेंट्स, दिस इज द टाइम। ये SLO पूरा मैंने करवा दिया है इन दो सवालों से। आपने प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको हजम होगा, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये हजम नहीं होगा। ठीक है जी, दैट इज इट फॉर टुडे, सी यू टुमारो।